Hello everybody, welcome to the channel Saral Seekho. I hope you all are doing absolutely great and fine. So students, today we are going to start our new chapter of class 9th NCERT, which is chapter number 4, Early Humans and Beginning of Civilization. सो अगर हम इवेंचुअली देखें तो ये हमारी जो न्यू एनसीईआरटी है उसका फर्स्ट चैप्टर होने वाला है ऑफ हिस्ट्री. ठीक है, हिस्ट्री का ये हमारा फर्स्ट चैप्टर होने वाला है, क्योंकि अभी तक आपने ज्योग्राफी पढ़ी है जिसमें आपने क्लाइमेट और सीजन्स, रेनफॉल, एटमॉस्फेयर, इन सब के बारे में पढ़ा है. और ये हमारा पहला चैप्टर है जिसमें हम हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं. तो जिसको भी हिस्ट्री में पहले से ही इंटरेस्ट है 6-7 से ही, तो उसको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगेगा. ऑल्सो जिसको हिस्ट्री अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को हिस्ट्री अच्छी नहीं लगती, बट बिलीव मी ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपका धीरे धीरे ही इंटरेस्ट बिल्डअप होता जाएगा. ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा. और अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा. ओके, नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द चैप्टर. ओके, सो हम इंट्रोडक्शन से पहले बात करते हैं. देखो, हाँ, हमने इन प्रीवियस ग्रेड्स वी हैव स्टडीड द हिस्ट्री ऑफ वेरियस किंगडम्स एंड एम्पायर्स एंड ऑल्सो लर्नड अबाउट सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन. अच्छा, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा ये क्या है. सुनो, हमने जो हमारे प्रीवियस ग्रेड्स थे यानी कि 6th या 7th, उसमें हमने बहुत सारे किंगडम्स के बारे में, बहुत सारे एम्पायर्स के बारे में पढ़ा हुआ है, मतलब थोड़ी बहुत आइडिया है. और जिसको भी आइडिया नहीं है इट्स ओके, हम बिल्कुल यहाँ से अपना बेस कवर करते हुए जाएंगे. तो वहीं पे ही आपने एक चीज़ के बारे में और पढ़ा होगा जिसे हम बोलते हैं सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन. और बहुत सारे लोगों को ये नाम से क्लिक नहीं कर रहा होगा, पर जब अगर आप ये सुनेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, आई होप आप सबको याद आ गया होगा कि किसकी बारे में बात हो रही है. तो यस, इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही हम सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन बोलते हैं. ठीक है, जो सिविलाइजेशन जो एशिया, बेसिकली एशिया के बहुत सारे, हमारे इंडिया में, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, ये जगहों पे जो सिविलाइजेशन शुरू हुआ था, मतलब जो मैनकाइंड था उसका बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, वो इन्हीं को सिविलाइजेशन से हुआ था. ओके, तो हमने उस जो हमारे प्रीवियस ग्रेड्स थे उसमें हमने ये सब चीज़ें पढ़ी हैं. द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी गोज बैक मच फर्दर, पर जो भी हमने पढ़ा है, पर अब हम और ज़्यादा डीप में और ज़्यादा डिटेल्ड में उन सब चीज़ों को पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो देखो हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये देखते हैं. वी विल एक्सप्लोर हु आर अर्लीस्ट एंसेस्टर्स वर. ठीक है, हमारे जो अर्लीस्ट एंसेस्टर्स थे, एंसेस्टर्स आप सबको पता है, एंसेस्टर्स का मतलब क्या होता है, पूर्वज. जो भी हमारे बिल्कुल सबसे पहले, मतलब कभी आप लोगों के दिमाग में ये बात तो आती होगी कि जैसे हमारी प्रीवियस जनरेशन हमारे पेरेंट्स, उनकी प्रीवियस जनरेशन हमारी ग्रैंड पेरेंट्स, फिर उनकी भी प्रीवियस जनरेशन ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स. तो कभी आप लोगों ने सोचा होगा कि कहीं तो ये जो लेवल है, एक के बाद एक ये जो हायरार्की चलती आ रही है, तो ये कहीं पे तो मतलब इसकी बिगिनिंग होगी. तो उसी बिगिनिंग को हम जानेंगे कि ये कैसे शुरू हुआ. तो जो हमारे सबसे पुराने जो पूर्वज होते थे, हम उनके बारे में एक्सप्लोर करेंगे. वो कहाँ से आए, कैसे आए, उन्होंने कैसे इवॉल्व करा. ठीक है, वो किस टाइप का खाना खाते थे, वो किस टाइप से रहते थे, क्या पहनते थे, और कैसे वो आज के टाइम से अलग है. ठीक है, और वो हमारे जैसे, मतलब व्हाट वी आर टुडे, हमारे जैसे आज हम हैं, वो कैसे बने, वो किस पे ट्रैवल करते थे, क्या उस टाइम पे पैसे होते थे और खाना होता था तो कैसा होता था, उस टाइम पे कौन कौन से एनिमल्स होते थे. ठीक है, वो कैसे रहते थे, कैसा घर था उनका. ये सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें, ये सारे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, जितने भी आपके ये क्वेश्चंस आते हैं ना, ये कैसे होता था, हाउ, वो सारा हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे इस चैप्टर से. तो थोड़ा सा यहाँ पर इंटरेस्ट डेवलप हुआ होगा. ओके, नाउ मूविंग ऑन. अब हम पढ़ेंगे पहले हमारा जो चैप्टर का फर्स्ट कॉन्सेप्ट बेसिकली जो है वो यही है. चैप्टर का फर्स्ट कॉन्सेप्ट शुरू होता है अर्ली राइटिंग्स से. देखो, जो भी हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनना है ना, जो भी हम पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं से, मतलब जो बुक्स में लिखा है वो भी किसी को मिला होगा. बेसिकली ये जो बुक्स में लिखा है ये प्रूफ्स के बेसिस पे लिखा होगा. ठीक है, प्रूफ्स कह लो या फिर एविडेंस कह लो, उनके बेसिस पे हमें चीज़ें मिली हैं, तब हम उन्हें बुक्स में लिखते हैं.
पर ये प्रूफ्स कैसे मिले होंगे? तो सबसे पहले हम यहाँ पे राइटिंग्स के बारे में बात करेंगे कि पुराने ज़माने में जो राइटिंग्स होती थी, बेसिकली लिखी हुई चीज़ें होती थी, उनको ही आर्कियोलॉजिस्ट पढ़ते थे और फिर बुक्स हमारे लिए बनती हैं। तो वो जो लिखी हुई चीज़ें हैं उन्हें ही हम देखेंगे कि जो लेख होते थे पुराने टाइम में वो कौन कौन से होते थे, कौन कौन सी स्क्रिप्ट्स थी और उनमें ऐसा क्या लिखा था जिनसे हमें पास्ट पता चलता है और जिसको हम प्रेजेंट में पढ़ते हैं। ये सब जो भी लिखा है, मान लो लिखा होता है बहुत पुराने टाइम में ये राजा से ये लड़ाई हुई, ये जीता, ये हारा, तो ये कैसे पता चलता है? क्योंकि उस टाइम पे जो लोग होते थे वो ये सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखते थे। और रिकॉर्ड कैसे रखते थे? उस टाइम पे नोट्स वगैरह थोड़ी होते थे आपके फ़ोन की तरह। उस टाइम पे वो लोग चीज़ें लिखते थे, ठीक है। मान लो कोई राजा जीत जाता था तो उसकी जीत की वजह से दीवारों पे मतलब या फिर जो भी पत्थर होते थे उन पे शिलालेख लिखे जाते थे जीत की खुशी में। तो वही शिलालेख पढ़ के या फिर वही बुक्स पढ़ के हमें पता चलता है कि अच्छा ऐसा ऐसा हुआ होगा। और ये कौन पता लगाते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट पता लगाते हैं। ओके, तो उस टाइम पे राइटिंग्स की हमारे पास 3 वैरायटी थी, बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ राइटिंग्स देखते थे हम। सबसे पहला आता है हड़प्पन स्क्रिप्ट, सेकंड आता है क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट एंड थर्ड आता है हायरोग्लिफिक्स स्क्रिप्ट। ये तीनों स्क्रिप्ट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हड़प्पन स्क्रिप्ट की अगर हम बात करें तो हड़प्पन स्क्रिप्ट एसोसिएट करती है सिंधु सरस्वती। बेसिकली हड़प्पन स्क्रिप्ट यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। वो सारी चीज़ें या फिर जितना भी लिखी हुई मटेरियल है जो भी हमें हड़प्पन या इंडस वैली सिविलाइजेशन के एरिया से मिली है, इंडस वैली की एरिया से मिली है, वो सारी किस में लिखी गई है? हड़प्पन स्क्रिप्ट में लिखी गई है, ठीक है। और वो क्या यूज़ करते थे? वो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट फॉर राइटिंग। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का मतलब होता है कि वो पिक्चर्स को यूज़ करते थे। थ्रू पिक्चर्स वो अपने आइडियाज़ को, अपनी टर्मिनोलॉजीज़ को, अपने मैसेजेस को फॉरवर्ड करते थे या फिर लिखते थे या फिर रिकॉर्ड करते थे। किसके थ्रू? पिक्चर्स के थ्रू। तो यहाँ पे ये सबसे पहला डिफरेंस है कि जो हड़प्पन जो स्क्रिप्ट थी वो पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन या पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट को फॉलो करती थी। एक मिनट, जस्ट लेट मी चेंज द कलर क्योंकि फिर ये वाइट वाइट हो रहा है। ओके, यस, नाउ यस, हैज़ नॉट येट बीन डिसाइफर्ड। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारी हड़प्पन स्क्रिप्ट है उसे अभी तक डिसाइफर नहीं किया गया है। डिसाइफर का मतलब क्या होता है? जब भी हमें कोई भी ऐसा एंशियंट कोई भी टेक्स्ट मिलता है या फिर एंशियंट कोई भी स्क्रिप्ट मिलती है, उसको हम, क्योंकि जैसे वो ऐसे नहीं लिखी होती है कि हिंदी में लिखी हो या फिर इंग्लिश में लिखी हो या फिर कोई और चाइनीज़, जापानीज़ किसी में भी लिखी हो, ऐसे नहीं लिखी होती है। उस टाइम पे उनकी जो लैंग्वेज है वो अलग होती थी। तो डिसाइफर का मतलब क्या होता है कि वो वाली जो लैंग्वेज होती है उसे हम अपनी लैंग्वेज में डिकोड करें। और ये काम कौन करते हैं? कि आर्कियोलॉजिस्ट या जो हिस्टोरियंस होते हैं वो करते हैं। डिसाइफर का मतलब क्या होता है कि जो पुरानी लैंग्वेजेस यूज़ करी जाती थी उन्हें डिकोड करना। और वो डिकोड कैसे करते थे? फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसी लाइन्स लिखी हैं, अब इन लाइन्स को हमें हिंदी या इंग्लिश में किसी में भी, देखो एक बार किसी लैंग्वेज में डिकोड हो गई तो वो, तो अगर मान लो वो चाइनीज़ में डिकोड हो गई तो जो भी ट्रांसलेटर होगा चाइनीज़ टू हिंदी वाला वो हिंदी में कर देगा। एक बार कोई भी लैंग्वेज में बस वो डिकोड हो जाए, तो मान लो किसी ये लाइंस जो लिखी हैं उसको हिंदी में किसी ने डिकोड करा, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे? जैसे हमें बहुत सारे मिलते हैं चीज़ें या पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, तो उससे हम पैटर्न नोटिस करते हैं, है ना, कि अच्छा हाँ इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा, और ये मीनिंगफुल सेंटेंस दे रहा है तो इसका मतलब ये हो जाएगा। ओके, ऐसे डिसाइफर होती है। तो ये सेकंड मेन डिफरेंस है। फर्स्ट मेन डिफरेंस तो ये हो गया कि पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। सेकंड मेन डिफरेंस क्या हो गया? कि इसको अभी तक डिसाइफर नहीं किया गया है, मतलब इसको समझना मुश्किल है, क्योंकि कोई भी चीज़ का मतलब हम मीनिंग या कह लें कि मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बना पाते हैं या फिर कोई चीज़ समझ ही नहीं आ रही है। बहुत सारे लोगों ने इसे ट्राई करा है, ऐसा नहीं है ट्राई नहीं करा है, पर ये अभी तक डिसाइफर नहीं किया गया है। अच्छा, अगर हम वहीं पे बात करें क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट की,
या फिर हायरोग्लिफिक स्क्रिप्ट की। तो क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट जो थी वो द सुमेरियन इन मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया अभी हम पढ़ेंगे, मेसोपोटामिया क्या होता है, बिल्कुल जिसने नहीं जाना है मत जानो, अभी हम पढ़ेंगे आगे। बस इतना ध्यान रखो, जो मेसोपोटामिया में सुमेरियंस थे, बेसिकली मेसोपोटामिया की भी एक सिविलाइजेशन है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। उनमें वो जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है वो चार ग्रुप्स समझ लो आप, 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, जिनमें से एक ग्रुप है सुमेरियंस का। और वो सुमेरियंस की स्क्रिप्ट थी, यानी किस टाइम पीरियड पे या किसने लिखी थी, सुमेरियंस ने। ओके। और जो हायरोग्लिफिक स्क्रिप्ट है वो एंशिएंट इजिप्ट से मिली गई है। यानी कि हम इस चैप्टर में, अभी हम थोड़ा ब्रॉड बता देते हैं आपको, इस चैप्टर में हम 3 सिविलाइजेशंस के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट इज हड़प्पन, सेकंड इज जो मेसोपोटामिया की थी, और थर्ड इज इजिप्ट की। तो हड़प्पन से हमें हड़प्पन स्क्रिप्ट मिली है, मेसोपोटामिया से हमें यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट मिली है, और एंशिएंट इजिप्ट से हमें हायरोग्लिफिक स्क्रिप्ट मिली है। दोनों ही स्क्रिप्ट, ये जो यूनिफॉर्म और हायरोग्लिफिक हैं, ये दोनों ही सेम टाइम में फ्लरिश्ड हुई हैं जब हड़प्पन सिविलाइजेशन चल रहा था। दोनों ही स्क्रिप्ट सेम टाइम में फ्लरिश्ड हुई हैं जब हड़प्पन सिविलाइजेशन चल रहा था। ऑल्सो यहाँ पे एक पॉइंट और नोट करने का है कि अनलाइक हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये दोनों स्क्रिप्ट को डिसाइफर कर लिया गया है। ये दोनों स्क्रिप्ट ऑलरेडी डिसाइफर्ड हैं, ठीक है। हड़प्पन स्क्रिप्ट अभी तक डिसाइफर नहीं की गई है, पर ये जो दोनों स्क्रिप्ट हैं, यूनिफॉर्म एंड हायरोग्लिफिक, ये दोनों स्क्रिप्ट डिसाइफर हो चुकी हैं। इसका मतलब किसी ने इसको डिकोड कर लिया है। आई होप ये वाली जो स्लाइड है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे तो इसी के ही आगे का। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट है, आई स्क्रिप्ट, एक और स्क्रिप्ट है, देखो, आई स्क्रिप्ट नोन एज ब्राह्मी वॉज यूज्ड इन पार्ट्स ऑफ सदर्न इंडिया एंड इन द गंगा वैली। ठीक है, एक स्क्रिप्ट और है जो कि साउथ इंडिया में और जो गंगा वैली वाला एरिया है, बेसिकली नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में जो गंगा वैली वाला एरिया है, वहां पे एक ब्राह्मी स्क्रिप्ट का भी यूज होता है, जो कि फॉर्मलाइज करा हुआ था अशोका ने। अशोका आप सब जानते हैं, हमारे एम्परर हुआ करते थे एक टाइम पे। एंड कंटेम्प्ररी आयरन एज पीपल ऑल ओवर सदर्न इंडिया। इसको फॉर्मलाइज करना यानी कि यूज करना, यानी कि नॉर्मलाइज कर देना। तो जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी पहले वो सदर्न इंडिया और नदर्न इंडिया के गंगा वैली पार्ट्स में यूज होती थी, फिर उसे अशोका ने जो एम्परर थे उन्होंने फॉर्मलाइज करा, और उसके बाद वो कंटेम्प्ररी थी, यानी कि कॉरेस्पॉन्ड थी किसके, आयरन एज के जो पीपल थे वहां पे, वो भी यूज करते थे सदर्न इंडिया में। ठीक है, तो एक और स्क्रिप्ट है जिसका नाम है ब्राह्मी। तो ये हमने 4 राइटिंग्स के बारे में पढ़ा है, 4 स्क्रिप्ट्स के बारे में पढ़ा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखेंगे कि हम अर्ली ह्यूमंस के चैप्टर पढ़ ही क्यों रहे हैं। बहुत सारे लोगों को होगा मैम क्यों ही जानना है ना, जो आए अब वो आ गए, अब हम इस सोसाइटी में हैं, हम मॉडर्न वर्ल्ड में जी रहे हैं, तो हमें क्यों जानना है क्यों कैसे क्या हुआ। बट दिस इज द हिस्ट्री ओनली। ठीक है, यही तो हिस्ट्री की खासियत है। तो हम ये देखेंगे वाई शुड वी स्टडी अर्ली ह्यूमंस। हमने अर्ली ह्यूमंस पढ़ी क्यों रहे हैं हम। ओके, वी स्टडी ऑफ अर्ली ह्यूमंस हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द लॉन्ग प्रोसेस ऑफ ह्यूमन काइंड्स बायोलॉजिकल एंड कल्चरल एवोल्यूशन। ठीक है, हम जो अर्ली ह्यूमंस हैं इनका प्रोसेस समझेंगे। मतलब क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हम प्रोसेस समझ सकें कि बायोलॉजिकली ह्यूमन काइंड का कैसे इंट्रोड्यूस हुए वर्ल्ड में, कैसे बायोलॉजिकली ह्यूमन काइंड इंट्रोड्यूस हुआ वर्ल्ड में, और कैसे ये जो कल्चरल एवोल्यूशन हुआ है। कल्चरल एवोल्यूशन का मतलब पहले के टाइम में आप देखेंगे लोग कैसे, मतलब जो बहुत पुराने अगर हम टाइम की बात करें तो जो ह्यूमंस थे वो भी एनिमल्स की तरह रहते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए हैं और तब हमें इंसानों को और एनिमल्स को सेपरेट करा गया है। तो यही एवोल्यूशन है, यही कल्चरल एवोल्यूशन है कि हमारी जो चीज़ें हैं, हम जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, हम जो चीज़ें मतलब जो आसपास देख रहे हैं, उनसे हम क्या क्या एडवांसमेंट कर रहे हैं, यही कल्चरल एवोल्यूशन है। इन रिलेशन टू चेंज इन क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट, जैसे कि बायोलॉजिकल ह्यूमन काइंड चेंज आया है, कल्चरल एवोल्यूशन आया है, उसी की तरह कॉरेस्पॉन्डिंगली क्लाइमेट्स में और एनवायरनमेंट में भी चेंज आया है, वो भी हम देखेंगे।
Okay, next, biological evolution refers to the gradual physical and genetic changes through which our early ancestors known as Australopithecines, ठीक है, क्या बोला कि बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का मतलब क्या है कि कैसे हमारे जेनेटिक्स, कैसे हम में फिजिकल चेंज आया है, जो मतलब जैसे आज हम हैं, और अगर हम अर्लीस्ट एंसेस्टर्स को सोचें तो हम में कितना डिफरेंस है, क्योंकि अर्ली एंसेस्टर्स थोड़े बहुत आपने देखा होगा कि हम बंदरों के पूर्वज आपने सुना होगा, तो जो हमारे अर्लीस्ट एंसेस्टर हैं वो थोड़े थोड़े किससे सिमिलर थे, थोड़े थोड़े उनकी बॉडी स्ट्रक्चर किससे सिमिलर थी, मंकीज से, मतलब उनका फेस या फीचर्स ऐसे मिलते थे। तो ये जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन ही तो है कि हम अब ह्यूमंस की तरह प्रॉपर दिखने लग गए हैं, पहले हम नहीं दिखते थे। हमारे हेयर की ग्रोथ, हमारे बॉडी की ग्रोथ, बॉडी पार्ट्स, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की ग्रोथ, ठीक है, उसके बाद हमारे जीन्स में चेंज आना, ये सब बायोलॉजिकल इवोल्यूशन है। और इन्हीं एंसेस्टर्स, जो पुराने टाइम में एंसेस्टर्स थे, उन्हें क्या बोला जाता है, ऑस्ट्रेलोपिथेसिस, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ऑस्ट्रेलिस मतलब सदर्न पार्ट ऑफ फिथेसस मतलब प्राइमेट्स, ठीक है। इवॉल्व्ड इनटू मॉडर्न ह्यूमन बीइंग कॉल्ड होमोसेपियंस। तो पहले के जो अर्ली एंसेस्टर्स थे उन्हें ये बोला जाता था, और अब जो इवॉल्व हुए हैं ह्यूमन में, मतलब जो मॉडर्न वर्ल्ड में जो इवॉल्व हुए हैं ह्यूमन बींग्स, उन्हें क्या बोला जाता है, होमोसेपियंस बोला जाता है। आप सब जानते हैं ये बात, ठीक है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज ह्यूमन अडेप्टेड टू देयर सराउंडिंग ड्यूरिंग द क्वार्टनरी पीरियड। ह्यूमन अपने सराउंडिंग, मतलब जिसमें वो रहे हैं, उसको कैसे अडेप्ट करा है, किस टाइम पीरियड में अडेप्ट करा है, क्वार्टनरी पीरियड हम बोलते हैं इसे, जो कि लास्ट 26 लाख ईयर्स से चला आ रहा था और अभी तक भी चला आ रहा है। देखो बहुत सारे देयर आर मल्टीपल पीपल हु आर स्टिल अडेप्टिंग द सोसाइटी और स्टिल अडेप्टिंग द सराउंडिंग्स। तो वो पिछले 26 लाख साल से अभी तक वो अडेप्टेशन का प्रोसेस चला आ रहा है। देखो अडेप्टेशन मतलब क्या होता है, अभी आप सोच रहे होगे अडेप्ट क्या करना, उसमें सोसाइटी या सराउंडिंग को अडेप्ट कैसे करते हैं। तो जब उस टाइम पे बच्चे, हम लोगों के जो ह्यूमंस थे, उन लोगों के पास कोई भी ऐसे रिसोर्सेज नहीं होते थे, कोई भी टूल्स नहीं होते थे, कोई भी इक्विपमेंट्स नहीं होते थे जिनसे वो अपनी लाइफ ईजी बना सकें। और उनकी सबसे बड़ी वन ऑफ द मेजर डिफिकल्टी उन्हें क्या फेस करनी पड़ती थी, एनवायरमेंटल चेंजेस, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल चेंजेस होते थे। अब हम अगर मान लो हम कोई डेजर्टिक या फिर कोई हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में रहने वाले हैं, मतलब हम यहाँ वहाँ इस क्लाइमेट के यूज टू हैं, फॉर एग्जांपल समवन इज फ्रॉम राजस्थान और गुजरात वाला एरिया, अब उसको एकदम से ले जाके इधर हम साउथ की तरफ केरला साइड या फिर हम जम्मू कश्मीर की तरफ बोल देंगे कि अब तुम्हें यहीं रहना है, या फिर हम आउट ऑफ इंडिया चले जाएं, हम बोल देंगे कि तुम्हें आर्टिक जो भी अटलांटिक ओशियन है उस साइड पे रहना है, या तो क्या होगा, उसको वो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है उसे अडेप्ट करने में बहुत साल लगेंगे, क्योंकि हमें बिल्कुल हमारे ऑपोजिट एनवायरनमेंट से अलग रखा हुआ है। तो वैसे ही जब ह्यूमंस धीरे धीरे जब अर्थ पे आए, तो उनके लिए जो सराउंडिंग्स थी, जो एनवायरनमेंट था, वो बहुत ज़्यादा नया था। तो अडेप्ट करने में उस एनवायरनमेंट को बहुत टाइम लग गया, मतलब टाइम भी देख रहे हैं आप, 26 लाख साल। ओके, now moving on, the ability to produce surplus food and material goods laid the foundation of the emergence of civilization। ये बहुत important point है कि civilization आखिर में मतलब हुआ ही कैसे, कि ऐसी क्या नीड आई कि हमें सिविलाइजेशन करने की ज़रूरत पड़ी। आप सब लोग जानते हैं सिविलाइजेशन यानी कि हम जिस तरीके से अभी यहाँ रहते हैं, जिस सोसाइटी में, जिस सराउंडिंग में रहते हैं, उससे थोड़े अपर लेवल पे या फिर चीज़ों को एडवांस करके रहना इज व्हाट इज सिविलाइजेशन। हम अपने थॉट्स को भी एडवांस कर रहे हैं, आसपास की चीज़ों को भी एडवांस कर रहे हैं, हम अपने रहने के तरीके को एडवांस कर रहे हैं, इज व्हाट इज सिविलाइजेशन। तो इसकी सबसे पहले देखो ज़रूरत कैसे पड़ी कि जब जो खाना देखो इंसान को सबसे फर्स्ट चीज़ की क्या ज़रूरत होती है, खाना। उसकी जो भूख है पहले वो शांत होती है, तब उसका दिमाग चलता है। तो जब सबसे पहले हमें चीज़ों, खाने को इकट्ठा करने की, ठीक है, और बाकी जितने भी हमारे एसेंशियल रिसोर्सेज थे उन्हें इकट्ठा करने की जब हमारे दिमाग में आई, तो हमने एक फाउंडेशन डाला सिविलाइजेशन का। जब हमें पता चला कि खाना कैसे आएगा,
ठीक है, पहले हमें पता ही नहीं था कि खाना आएगा कैसे, फिर हमें पता चला अच्छा एनिमल्स है, इनको हम एज अ फूड बना सकते हैं अपना, तो वो भी एक सिविलाइजेशन हुआ, वो भी एक स्टेप आगे का ही तो हुआ कि पहले तो हमें पता ही नहीं था, पर हम नेक्स्ट स्टेप पे क्या गए कि एनिमल्स को खा सकते हैं। फिर उससे एक और लेवल क्या हुआ कि हम जो एनिमल्स हैं उन्हें जो आग है उस पे पका के भी खा सकते हैं। फिर एक और स्टेप क्या हुआ कि हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं। एक और स्टेप क्या हुआ कि एग्रीकल्चर से भी जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं उन्हें भी हम पका के खा सकते हैं। तो ये जो एक से एक स्टेप हम चलते जा रहे हैं, इसे ही बच्चे सिविलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अपनी खाने की व्यवस्था और जो भी हमारे लिए ज़रूरत असेंशियल गुड्स हैं उनको अरेंज करने का जो एडवांसमेंट है, जो दिमाग है ना, उसको सिविलाइजेशन बोलते हैं। वहीं से ही सिविलाइजेशन आया है। अभी आप लोगों को ये सब बहुत नॉर्मल लग रहा होगा या फिर आप लोगों को बहुत ज़्यादा अमेजिंग शॉकिंग लग रहा होगा कि ये सब करने की क्या ज़रूरत है, इतना दिमाग क्यों लगाया। बिकॉज अभी अपन को सारी चीज़ें मिल जाती हैं, अभी आपको खाना मिलता है, ठीक है, पर आप उस टाइम का सोचो जब इंसानों को पता ही नहीं था कि भूख शांत करने के लिए हम करें क्या। ओके, so our earliest ancestors evolved and lived in Africa and began to move out of the continent around 2 million years ago. अगर हम सबसे हमारे जो अर्लीस्ट एंसेस्टर्स हैं उनकी बात करें तो वो कहाँ, पहले हम सबको पता है कि हमारे सबसे पहले जो पूर्वज थे, ऑब्वियसली बात है, वो सारे ही जो लोग हैं वो अफ्रीका से ही माइग्रेट करके इधर उधर फैले थे। तो कहाँ से इवॉल्व हुए थे वो अफ्रीका से, मतलब अफ्रीका में वो रहते थे। फिर उन्होंने धीरे धीरे पिछले 2 मिलियन ईयर्स पहले की बात है ये, फिर उन्होंने धीरे धीरे और कॉन्टिनेंट एक्सप्लोर करना या फिर वहाँ अफ्रीका से निकल के बाहर जगहों पे रहना स्टार्ट करा। ओके, नेक्स्ट, होमो इरेक्टस एंड अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर विद stone tools such as hand axes and cleavers was the first hominin to exist Africa. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो होमो इरेक्टस थे, नाम याद रख लेना, जो होमो इरेक्टस थे वो फर्स्ट ऐसे होमोनिन थे जिन्होंने अफ्रीका को एग्जिट करा विद, उनके पास क्या थे, स्टोन्स के टूल्स थे, ठीक है, हैंड एक्सेस थे, एक्सेस सब लोग जानते हैं जो पेड़ काटने वाला होता है वो, और क्लेवर्स इज ऑल्सो टाइप ऑफ टूल। ये सब चीज़ों के साथ उन्होंने अफ्रीका को एग्जिट करा। वो फर्स्ट ऐसे पहले होमोनिन थे जिन्हें हम क्या बोलते हैं, आप होमो इरेक्टस। नाउ अर्ली होमोसेपियंस आरसेल्व्स, ठीक है, अर्ली होमोसेपियंस यानी कि हम लोग, मॉडर्न ह्यूमंस जो हैं उन्हें हम होमोसेपियंस बोलते हैं, हम पढ़ चुके हैं। हु ऑल्सो इवॉल्व्ड इन अफ्रीका around 3 lakh years ago and are now spread all over the earth. ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो अभी जैसे मॉडर्न ह्यूमंस की अगर हम बात करें, जो हु ऑल्सो इवॉल्व्ड इन अफ्रीका अराउंड 3 लाख ईयर्स अगो एंड आर नाउ स्प्रेड, ठीक है, वो भी 3 लाख साल पहले अफ्रीका में रहा करते थे। फिर उन्होंने अफ्रीका को एग्जिस्ट करा और अब पूरे अर्थ पे या फिर कह लो वर्ल्ड में अब वो स्प्रेड हो चुके हैं। तो वो भी वो भी हमारे ही क्या होंगे, हमारे ही अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर होंगे। ओके, नाउ मूविंग ऑन। अब ये तो हमारी बेसिक आइडियोलॉजी थी कि हम इस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं। फिर हमने एक नया टॉपिक पढ़ा, राइटिंग्स। फिर उसके बाद हमने कि कैसे ह्यूमंस, जो बिल्कुल ही पुराने टाइम की बात है कि सिविलाइजेशन आया कैसे, सिविलाइजेशन की ज़रूरत ही क्या थी, वो बात करी। अब हम यहाँ से बात करेंगे हु वर आर ह्यूमन एंसेस्टर्स, कि हमारे ह्यूमन एंसेस्टर्स कौन थे। अफ्रीका, यहाँ ए आएगा, अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप। जब हम इन तीनों के कॉन्टिनेंटल एरिया की बात करें या जब हम इन तीनों को मिला देना तब जाके हमारा ओल्ड वर्ल्ड कहलाता है। बेसिकली जो ह्यूमन सेटलमेंट था वो सबसे पहले इन तीनों ही कॉन्टिनेंट्स में हुआ था। बेसिकली क्या, अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप। इसलिए हम जब ये इन तीनों को कॉन्स्टिट्यूट करके हम क्या बोल देते हैं, ओल्ड वर्ल्ड बोल देते हैं। क्या बोलते हैं हम, ओल्ड वर्ल्ड बोलते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ ह्यूमन एंसेस्टर्स को एग्जिस्ट, ठीक है, या इस टाइम पे जो बहुत सारे लोग थे वो एक साथ रहते थे। ओके, नाउ ह्यूमन बिगिंस
ह्यूमन बींग्स केम टू बी नोन एज होमोनिन्स और टूल मेकर्स, ठीक है। जब धीरे धीरे लोग रहने लगे, फिर उन्होंने टूल्स बनाना शुरू करा। लाइक 3.3 मिलियन ईयर्स अगो की बात है, जब उन्होंने मतलब हमारे वन ऑफ द एंसेस्टर्स मेड द अर्लीस्ट स्टोन टूल्स, ठीक है। कोई ना कोई एक तो हो गई, तो जब 3.3 मिलियन ईयर्स अगो की अगर हम बात करें तो तब जाके एक कोई टूल किसी ने बनाया था। और इसीलिए जो ह्यूमन बींग्स थे तब उन्हें होमोनिन्स इसलिए कहा गया, या फिर टूल मेकर भी इसीलिए कहा गया था, होमोनिन्स या फिर टूल मेकर्स। The tools they created are sometimes called extra corporeal limbs, ठीक है। देखो, ये जो टूल्स बनाते थे इन्हें कभी कभी एक्स्ट्रा कोरोपोरल लिम्स भी बोला जाता था। क्यों बोला जाता था एक्स्ट्रा कोरोपोरल लिम्स? क्योंकि दे फंक्शनड एज एक्सटेंशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, हेल्पिंग पीपल परफॉर्म टास्क दे कुड नॉट अकम्प्लिश विद देयर हैंड्स अलोन। एक्स्ट्रा कोरोपोरल लिम्स बोला जाता था, मतलब इनके एक्स्ट्रा कोरोपोरल लिम्स मतलब कि एक्स्ट्रा हाथ या एक्स्ट्रा लिम्स आके हमारे बॉडी में जुड़ गए हैं, क्योंकि वो टूल्स हमारी उस चीज़ों में हेल्प करते थे, उन चीज़ों में हेल्प करते थे जो काम हम अपने सिर्फ हाथों से नहीं कर सकते या हम अपनी बॉडी से नहीं कर सकते। बेसिकली जो टूल्स वो लोग यूज़ करते थे उसको माना जाता था कि ये हमारी बॉडी का एक एक्सटेंशन है या फिर हमारी बॉडी का एक एक्स्ट्रा फंक्शन है, क्योंकि उन टूल से वो सारे टास्क कर सकते थे वो लोग जो कि वो अकम्प्लिश नहीं कर पाते थे सिर्फ हैंड से। समझ आया? तो ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा, इसलिए उसे एक्स्ट्रा कोरोपोरल लिम्स बोला जाता था। क्वेश्चन आ सकता है, ह्यूमंस मेड दीज टूल्स, यूज देम, डिस्कार्डेड। ओके, तो फिर वो क्या करते थे? ह्यूमंस ने फिर टूल्स बनाए, उन्हें यूज़ करा, जैसे ही उनकी क्वालिटी ख़राब हो गई उन्होंने दोबारा से टूल्स बनाए। जो ख़राब टूल्स थे उनको डिस्कार्ड कर दिया जाता था, यानी कि हटा दिया जाता था। और वो हटा के कहाँ, या तो वो ऐसे ही छोड़ देते थे, ठीक है। जैसे ही अगर वो छोड़ देते थे या फिर वो जो अपर लेयर होती है ना अर्थ की, उसमें बरी कर देते थे, यानी कि जला देते थे। जब वो जला देते थे तो अब आज की अगर हम बात करें तो वही जले हुए टूल्स जब खुदाई करने पे आर्कियोलॉजिस्ट को मिलते हैं, उनसे ही एविडेंसेस इकट्ठे हो पाते हैं और उनसे ही हम स्टेटमेंट्स या फिर जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो फैक्ट्स रख पाते हैं अपने, क्योंकि वो डिस्कार्ड करने के बाद उन्हें जला देते थे। और जला देने से जब हम उनकी कार्बन डेटिंग वगैरह करते हैं उन टूल्स की, तो हमें सब कुछ फैक्चुअली पता चल जाता है कि अच्छा ये इतने साल पुराना होगा या इतने साल पुराना होगा। अब कोई जगह पे अगर हमें टूल्स मिल रहे हैं तो हमें वहाँ पता चल जाएगा कि यहाँ पे ह्यूमंस रहा करते थे। ओके, ओवर थाउजेंड्स और ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स टर्न्ड इनटू फॉसिल्स। जब ये जो टूल्स होते थे जिनको डिस्कार्ड कर देते थे ये लोग, जब ये बहुत सालों बाद मतलब बहुत सालों तक जब ये ज़मीन में ही गड़े हुए रहते थे, तो फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद ये क्या कन्वर्ट हो जाते थे, किसमें? ये फॉसिल्स में बदल जाते थे। फॉसिल्स में बदल जाने के बाद फिर इनकी कार्बन डेटिंग वगैरह होने के बाद हमें पता चल जाता था कि अच्छा ये इतने पुराने होंगे। इट इज़ थ्रू सच फाइंडिंग्स दैट वी नो दैट होमो हेबिलिस हैंडीकेनिया, ओके, होमो हैबिलिस हैंडीमैन, ठीक है। होमो हैबिलिस को क्या भी बोलते हैं? हैंडीमैन भी बोलते हैं, लिव्ड इन अफ्रीका। इससे ही इन्हीं फाइंडिंग्स से पता चलता है, टूल्स से पता चलता है कि अच्छा यहाँ पे होमो हैबिलिस यानी कि जो लोग होते थे, ठीक है, वो भी रहते थे यहाँ। कहाँ पे? अफ्रीका में, स्पेशली इन ओल्डुवाई कॉर्ज इन तंजानिया, ओल्डुवाई जॉर्ज इन तंजानिया एंड केन्या, ठीक है। स्पेशली कहाँ पे? जो ये जगह है ना ओल्डुवाई जॉर्ज, तंजानिया और केन्या में, ठीक है। यहाँ पे हमें इन टूल्स की हेल्प से पता चल जाता था कि यहाँ पे भी कौन रहे होंगे? हैंडीमैन रहे होंगे। ओके, नाउ मूविंग ऑन, their successors Homo erectus, the inventor of hand axes and cleavers, were among the first to migrate out of Africa and gradually spread into Europe and Asia। देखो क्या हुआ, पहले वो सिर्फ टूल्स यूज करते थे, कोई होगा जिसने टूल्स बनाए होंगे, फिर धीरे धीरे करके उनके जो सक्सेसर्स थे जिन्हें हम होमो इरेक्टस बोलते हैं, उन्होंने हैंड एक्सेस और क्लीवर्स बनाए। हैंड एक्सेस और क्लीवर्स बनाए, जिन्हें किसने बनाए? होमो इरेक्टस ने। होमो इरेक्टस ने फिर हैंड एक्सेस और क्लीवर्स बनाए और फिर वो माइग्रेट कर जाते हैं। कहाँ माइग्रेट कर जाते हैं? कहाँ माइग्रेट कर जाते हैं? दूसरे कॉन्टिनेंट्स में। किसको छोड़ के? अफ्रीका को छोड़ के कहाँ माइग्रेट कर जाते हैं? कॉन्टिनेंट जैसे कि एशिया एंड यूरोप, ठीक है।
समझ आया? पहले टूल्स बनाए, उसके बाद और ये याद रखना, जैसे जो हैंडीमैन थे उन्हें होमो हैबिलिस बोला गया है, जो होमो इरेक्टस थे उन्हें जो होमो इरेक्टस किसे बोला जाता है, थोड़े से मतलब जो सक्सेसर्स थे, बिल्कुल अर्लीस्ट एंसेस्टर्स के जो सक्सेसर थे जिन्होंने हैंड एक्सेस एंड क्लेवर्स बनाए, उन्हें होमो इरेक्टस बोला जाता है। तो ये थोड़ा होमो वाली जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं, आप थोड़ा इन्हें होमो इरेक्टस ये रहा, उन्हें थोड़ा सा याद रखना। ओके, तो फिर वो होमो इरेक्टस कहाँ माइग्रेट कर जाता है? यूरोप एंड एशिया में माइग्रेट कर जाते हैं। अच्छा ठीक है, तो यहाँ तक के जो हमने पढ़ा ये सारा हमारा बेसिकली एक बाउंड्री सेट हो गई। 1 मिनट, ब्लैंक पेज देखते हैं थोड़ा सा। हाँ, यहाँ तक की जो भी हमने पढ़ा वो एक हमारी बाउंड्री या फिर आप भी कह लो कि फाउंडेशन सेट हो गया, कि हमें पता चल गया कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो थे कौन, उन्होंने क्या किया, सिविलाइजेशन की ज़रूरत क्या क्यों हुई, ये सारा चीज़ें हमने पढ़ी कि कौन। आगे हम थोड़ा और डीप में जाएंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू डिस्टिंक्ट पीरियड्स बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। जो ह्यूमन हिस्ट्री है हमने उन्हें उसे कैसे डिवाइड कर रखा है, हमने उसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बेसिस पे डिवाइड कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल, अब जब भी यहाँ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आए तो आप लोग ये नहीं समझेंगे कि एआई का एवोल्यूशन ये और वो, ठीक है। वहां पे अगर हम सिर्फ नॉर्मल पत्थर से एक शार्प पॉइंटेड पत्थर भी बना रहे हैं ना, वो भी हमारे लिए एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ही है, ठीक है। तो ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है या टेक्नोलॉजिकल जितनी भी ग्रोथ करी है ह्यूमंस ने, उस बेसिस पे हमने जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने पीरियड्स में डिवाइड कर दिया है ह्यूमन हिस्ट्री को। वही पीरियड्स हम पढ़ेंगे और वो टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस किस बेसिस पे, जैसे कि डेवलपमेंट या टूल्स को यूज करने के बेसिस पे, एग्रीकल्चर की शुरुआत के बेसिस पे, ह्यूमन लाइफस्टाइल और सेटलमेंट में जो चेंज आया है या जो उनके पैटर्न्स में हमें चेंज ऑब्जर्व हुए हैं, उन बेसिस पे हमने डिस्टिंक्ट पीरियड्स में डिवाइड कर दिया है ह्यूमन हिस्ट्री को। और वो पीरियड्स कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं स्टोन्स से, ठीक है। वो ज्यादातर किससे रिलेटेड है? स्टोन से। और इस पूरे टॉपिक को हम एक नाम देते हैं जिसका नाम है नियोलिथिक रिवॉल्यूशन। क्या नाम है? नियोलिथिक रिवॉल्यूशन। तो बच्चों, क्योंकि आप सब जानते हैं कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा मतलब डिटेल्ड में इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है और थोड़ा सा लेंदी भी है, तो हम इसको अभी इसी पार्ट तक रखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम अपना नियोलिथिक रेवोल्यूशन कंप्लीट करेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आपको इसमें कोई डाउट आता है, ठीक है, इसमें कोई डाउट आता है तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछ लीजिएगा। और जो भी हमने अभी तक पढ़ा है एक बार आप बुक से रीड कर लीजिएगा। पेज नंबर अगर हम बताएं बुक का, तो यू हैव टू रीड, अगर आपको रीड करना है तो टिल पेज नंबर 66 तक आप इसे रीड करना। जो भी आप रीड करेंगे आपको मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग आपको मिल जाएगी कि हाँ इस वीडियो में वही बताया गया है। नेक्स्ट आगे 67 से या जो नियोलिथिक रेवोल्यूशन है ये वाला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्दी आएगा, आपको वेट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं देंगे हम। ओके, सो अभी के लिए तो जो भी आपके डाउट है प्लीज़ आप पूछ लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम ऐसे ही SST इंग्लिश क्लास 9 से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स हैं या एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है या सैम्पल पेपर है वो हम करवाते हैं। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।